हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ जाने थे। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। जितना भी मार्शल आर्ट्स है हम लोग मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भारत की पहचान सिर्फ खूबसूरत मंदिरों या रंग बिरंगे त्योहारों से ही नहीं है। नहीं, इसकी मिट्टी में सदियों पुरानी लड़ने की कलाओं की कहानियां भी दबी हुई हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे आज हम और आप मिलकर देखने वाले हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हथियारों की खनक भी है और बिना हथियारों के लड़ने का अनुशासन भी। और कुछ कलाएं तो इतनी अनोखी हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, जैसे खंभों पर कुश्ती करना या फिर तीरंदाजी पर आधारित कोई खेल। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, इस सफर पर निकलते हैं। अपना ये सफर हम शुरू करते हैं दक्षिण भारत से, एक ऐसी धरती जहां देश की कुछ सबसे पुरानी और असरदार मार्शल आर्ट्स ने जन्म लिया। तो यहीं पर एक सवाल आता है कि भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट आखिर है कौन सी? कोई अंदाजा है? इसका जवाब है कलरीपयट्टू। ये कला चौथी सदी से चली आ रही है। मतलब ये उस दौर की है जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था। सोचिए कितनी पुरानी और गहरी हैं इसकी जड़ें। वैसे कलरीपयट्टू का मतलब इसके नाम में ही छिपा है। कलरी एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है अखाड़ा या स्कूल। और इस अखाड़े में ना सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है फुटवर्क पर, मतलब पैरों की तेजी और फुर्ती पर। इस कला की जड़ें सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत खुद भगवान परशुराम ने की थी, जो इसे एक तरह से एक दैवीय दर्जा देता है। और हाँ, ये सोचना तो बिल्कुल गलत होगा कि ये कला सिर्फ मर्दों के लिए थी। उन्यार्चा जैसी वीरांगनाओं ने कलरीपयट्टू के दम पर कई लड़ाइयां जीती। उन्होंने साबित किया कि रणभूमि में असलियत में तो हुनर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। दक्षिण की ही एक और कला है सिलंबम, जो तमिलनाडु से है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है सिलंबम स्टिक का इस्तेमाल। और कलरीपयट्टू की ही तरह इसकी जड़ें भी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं, जो इसे भगवान मुरुगन और ऋषि अगस्त्य से जोड़ती हैं। तो चलिए, अब दक्षिण की गर्म हवाओं से निकलकर हम चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ों की तरफ। मणिपुर में अपनी ही कुछ बहुत खास मार्शल आर्ट्स हैं जो वाकई देखने लायक हैं। यहाँ की सबसे जानी मानी कला है थांग टा। इसका मतलब भी इसके नाम में ही है। थांग यानी तलवार और टा यानी भाला। पूरी की पूरी कला इन्हीं दो खतरनाक हथियारों के इर्द गिर्द घूमती है। इसे हुयन लैलोंग भी कहते हैं, जिसका मतलब है युद्ध की कला। अब दिलचस्प बात यह है कि मणिपुर में थांगटा के साथ साथ एक और कला है, चेबी गड़गा। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां थांगटा एक जानलेवा युद्ध कला है, वहीं चेबी गड़गा एक खेल है। इसमें तलवार भाले की जगह छड़ी और ढाल का इस्तेमाल होता है। चेबी गड़गा का मुकाबला एक गोल एरिया में होता है, जो करीब करीब 7 मीटर चौड़ा होता है। और इसमें जो छड़ी इस्तेमाल होती है वो भी लगभग 2 से 2.5 फुट लंबी होती है। लेकिन रुकिए, भारत की मार्शल आर्ट्स की कहानी सिर्फ दक्षिण और उत्तर पूर्व में खत्म नहीं होती। अरे, देश के हर कोने में एक नई लड़ने की कला अपनी बारी का इंतजार कर रही है। पंजाब में हमें मिलता है गतका, जिसे सिख गुरुओं ने शुरू किया था। ये आत्मरक्षा और आध्यात्म को जोड़ती है। फिर बिहार में राजपूतों की कला है परिखंडा, जिसका सीधा मतलब है ढाल और तलवार का मुकाबला। और फिर आता है महाराष्ट्र का अनोखा मलखंब। ये तो कुश्ती और जिम्नास्टिक का एक ऐसा कमाल का मेल है जिसे लकड़ी के खंभे पर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा नाम की एक बहुत ही अलग कला है, जो खेल भी है और संस्कृति भी। ये पूरी तरह से तीरंदाजी पर आधारित है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत महाभारत के समय से हुई थी। और इसे कोई छोटा मोटा खेल समझने की गलती मत करिएगा। इसमें 500 लोगों की 2 टीमें होती हैं। ये टीमें खुद को पांडवों और कौरवों का वंशज मानकर एक दूसरे का सामना करती हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वाराणसी के मुष्टि युद्ध से लेकर आंध्र प्रदेश की काथीसामू तक, सच तो ये है कि भारत का कोना कोना एक नई मार्शल आर्ट की कहानी सुनाता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये कलाएं सिर्फ लड़ने की तकनीकें नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी विरासत का एक जिंदा सबूत हैं। ये कलाएं खेल को संस्कृति के साथ मिलाती हैं। ये सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी काम करती हैं। एकाग्रता, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज पर जोर दिया जाता है। ये आत्मरक्षा भी सिखाती हैं और फिट भी रखती हैं। और ये सभी हमारी पौराणिक कथाओं
और हमारे इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार मॉडर्न दुनिया में इन सदियों पुरानी कलाओं का भविष्य क्या है। ये एक सोचने वाली बात है।